हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज डिस्कस करने वाले हैं हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। जी हाँ, तो एक बार मैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जाऊं उससे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट सेशन में हमने पेज 12.21 पर यहां तक डिस्कशन किया था, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसके बाद में आता है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर स्कोप बीच में कहां से है? मतलब स्कोप तो जनरली सर पहले आता है ना, किसी स्टैंडर्ड के सबसे पहले पैराग्राफ में, मतलब उसके एम्बिट में ये बताया गया होता है कि भाई ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कहां तक जाएगा और ये कहां कहां पे कौन कौन से एरिया में काम आने वाला है। हालांकि देखो स्कोप वैसे भी हमारे लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन हो जाएगा, बिकॉज स्कोप में क्या है, ये लोग ऐसे भी बताएंगे कि सो एंड सो इंडेक्स के ऊपर ये नहीं लगेगा, सो एंड सो इंडेक्स पर ये ऊपर नहीं लगेगा। तो वी आर इन द स्टार्टिंग जोन। अभी हम लोगों ने इंडेक्स पढ़े ही कहां है ज्यादा, तो हम लोग ज्यादा इंडेक्स के बारे में जानते भी नहीं है, उनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उनके बारे में भी नहीं जानते। तो स्कोप को आप एक बार के लिए ऐसे समझिए कि यहां पर जो जो इंडेक्स की बातें हम लोग करेंगे शॉर्ट में, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर 32 वाले स्टैंडर्ड में नहीं कवर होगी। जैसे कि देखो इसने कहा है सबसे पहले ये कहता है कि हम, आप लोगों ने कंसोलिडेशन पढ़ा होगा ना इंटरमीडिएट के अंदर, कंसोलिडेशन। तो देखो यहां पे आपको एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूं आपके साथ में। हमारी बैलेंस शीट में हम सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी है ना, सब्सिडरी कंपनी के शेयर लेते हैं। अच्छा, दूसरा सब्सिडरी के बाद में होता है एसोसिएट और होता है जॉइंट वेंचर। एक होता है जॉइंट वेंचर, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। बेसिकली ये बैलेंस शीट में तब दिखेगा जब हमारी बैलेंस शीट होगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बैलेंस शीट होगी ना, अलग। क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो ये सारी चीजें क्या होती है, नॉक ऑफ हो जाती है। यहां पे माइट भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आईपीसीसी बैकग्राउंड से आए जिन्होंने कंसोलिडेशन नहीं पढ़ा होगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। हम जब कंसोलिडेशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या हमारे इंडेक्स 32 में कवर होते हैं क्या? तो उसका प्राइमरी आंसर है नहीं। इसका आंसर है नहीं। सबसे पहले ये इंडेक्स 32 में कवर नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए इनका अलग अलग स्टैंडर्ड बना हुआ है। सब्सिडरी के इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए 110 स्टैंडर्ड है, ओके, 110, राइट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के लिए 28, इंडेक्स 28 जो है वो बताता है। और इसके ऊपर एक कॉमन स्टैंडर्ड लगता है जिसका नाम है इंडेक्स 27, ठीक है। 110 इज अ स्टैंडर्ड फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 28 is for associates and joint venture and 27 is for separate financial statement। 27 का जो स्टैंडर्ड है ना वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और 27 का जो स्टैंडर्ड है वो हमें ये कहता है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट, या तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो ना, या तो ये कॉस्ट पे दिखाए जाएं। किस पे दिखाए जाएं? कॉस्ट पे दिखाए जाएंगे। किस पे दिखाए जाएंगे? कॉस्ट पे दिखाए जाएंगे, ठीक है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। या फिर आप 109 लगा सकते हो, 109 अप्लाई कर सकते हो। सर ये 109 क्या है? 109 हमारा आने वाला स्टैंडर्ड इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। अभी तो क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, अब हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकग्नाइज और मेजर करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए समझने के लिए। बेसिकली ये आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं प्राइमरीली इंडेक्स 32 में कवर नहीं होते हैं।
है ना, ये इंड एस 32 में कवर नहीं होते हैं। ये कहां पे कवर होते हैं सर? इनके अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड हैं, और जो कॉमन स्टैंडर्ड है 27 जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो ऑप्शन देता है, या तो आप अपनी बैलेंस शीट में उन्हें कॉस्ट पे दिखा दो, या उनके ऊपर आप 109 लगा दो। समझ रहे हो ना, या तो कॉस्ट या फिर 109। ज्यादा बात अगर यहां नहीं भी समझ में आई हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग कंसोलिडेशन में जब एंटर करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए तो हमको ये मानना है कि ये स्कोप में नहीं है। देखो क्या कहता है यहां पर कि ये इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज हो गया, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर हो गया, दैट आर अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंड एस 27 है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, 28 है एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर का। तो ये कहते हैं कि हाउएवर इन सम केस इंड एस 110 और 27 और 28 रिक्वायर और परमिट, कुछ केस में ऐसा वो लोग परमिट कर देते हैं कि एन एंटिटी टू अकाउंट फॉर एन इंटरेस्ट इन अ सब्सिडरी, ओके, associate or JV in accordance with some or all of the requirements of this standard. That means आप उसको फिर इंड एस 32 में लेकर आकर 109 के हिसाब से उसका वैल्यूएशन कीजिए। फाइनेंशियल एसेट है हमारा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी तो है, लेकिन वो अनदर एंटिटी सर हमारी सब्सिडरी निकल गई तो क्या, और वो अनदर एंटिटी हमारा एसोसिएट और जेवी निकल गया तो क्या। याद है जब मैं एग्जांपल बता रहा था तो ये सारी चीजें मैंने आपको छुटवा दी थी, आज मैं वो पूरी कराता हूं। पहले वो एग्जांपल की लिस्ट है ना, उसमें अपन वापस जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा, वहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सर उन सब चीजों पर इंड एस ये लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कहता है एंटिटी शैल ऑल्सो अप्लाई दिस स्टैंडर्ड to derivatives on an interest in a subsidiary, associates or JV unless the derivative meets the definition of an equity instrument of the entity in an Ind AS 32 financial instrument presentation। देखो सर, इस चीज को अगर समराइज किया जाए कि ये स्कोप में क्या शामिल करना चाहता है और क्या शामिल नहीं करना चाहता, तो मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं, और वो ये है कि सर प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट इन सब, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स और जेवी, इनके ऊपर ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। लेकिन यही स्टैंडर्ड आपको कई बार कह देते हैं कि भाई जाकर इंड एस 32 लगा लो, है ना, और 109 के हिसाब से वैल्यूएशन कर लो। तो वैल्यूएशन तो जो है, वैल्यू जो असाइन करेगा वो तो 109 ही करेगा ना। 109 का काम क्या है, इक्विटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी इनका क्लासिफाई कर इनको क्लासिफाई कर उनमें वैल्यू डालना, यानी 109 का काम क्लासिफिकेशन नहीं है, यानी क्लासिफिकेशन तो 32 करेगा। दैट मीन सीधी बात है कि अगर आप इसको कॉस्ट मॉडल पे कैरी करते हो तो इस पे ना तो 32 लगेगा ना ही 109 लगेगा। इतनी बात समझ लो, बस आगे की और कुछ बात आपको यहां पे सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझो कि अगर हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, अगर हम लोग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे तो उसके ऊपर 32 और 109 जो है सर नहीं लगेगा, नहीं एप्लीकेबल होगा, राइट। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है कि ये 27 वाला स्टैंडर्ड जो है वो ये कहता है कि यू कैन अप्लाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैंडर्ड। अब दिक्कत ये है कि सर हम इस पे लगाएं या नहीं लगाएं, तो इट डिपेंड्स ऑन द इररिवोकेबल ऑप्शन इलेक्टेड बाय द एंटिटी। अब एंटिटी का मन आएगा वैसे वैसे थोड़ी ना करते रहेगी, एंटिटी एक ही बार चूज करेगी इस ऑप्शन को, और वंस अगर एंटिटी डिसाइड टू शो द इन्वेस्टमेंट एज पर द कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट पे चलाओ सारा खेल। फिर बाद में क्या करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कॉस्ट मॉडल पे हमें नहीं लेना, उनको फेयर वैल्यूज पे लेके आना है, तो 109 के ऊपर हम उसको वैल्यूएशन करेंगे। तो यहां पे आपका 32 और 109 दोनों ही क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। हालांकि ये तो सिर्फ 109 के अंदर जाने के लिए कहता है, तो 109 में कोई चीज तभी जाएगी ना जब वो 32 में पहले अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई होगी। यू गॉट माई पॉइंट, समझ में आया आप लोगों को। अब देखो, याद हो तो आपको मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे ना आप लोगों को, लाइन आइटम्स ये रहे, देखो ये पॉइंट नंबर 8 मैंने आपको पहले नहीं बताया था इसके रिगार्डिंग, पॉइंट नंबर 8 के रिगार्डिंग मैंने आपको नहीं कुछ बताया था, आज मैं आपको बताता हूं ये क्या है। देखो सर क्या लिखा हुआ है यहां पर,
इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटेड यूजिंग इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड कहां पे प्रेस्क्राइब्ड है पता है आपको? ये है इंड AS 28 में। इंड AS 28 में इक्विटी मेथड प्रेस्क्राइब्ड है। अब सर ये क्या होता है? डोंट थिंक इवन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, है ना। इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अभी कोई चर्चा ना करेंगे हम, बिकॉज सर अगर इन सब चीजों की चर्चा करने बैठे ना तो स्टोरीज अनफोल्ड होते चली जाएगी, है ना। सो इनका समय आने दीजिए, इनका अप्रोप्रिएट समय आने दीजिए। कंसोलिडेशन, जब कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा ना तो आप बोलोगे सर खत्म कब होगा ये चैप्टर, इसलिए एक बार उसको थोड़ा सा सेट असाइड रखते हैं, पार्क असाइड कर देते हैं उसको। कंसोलिडेशन का जिक्र अभी नहीं करना है ना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर स्टार्टिंग में भी अपने को। तो यहां पर इक्विटी मेथड से अगर अपना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है तो इस पे इंड AS 28 लगेगा, फिर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? लेकिन यदि आपने इसे एट कॉस्ट कर दिया, एट कॉस्ट कैरी किया है अपने बैलेंस शीट पे, तो इसके ऊपर लग जाएगा अपना इंड AS 32। समझ रहे हो ना? ऊपर क्या हेडिंग थी? फाइनेंशियल एसेट। सॉरी, लायबिलिटी कैसे हो पाएगा ये? समझ गए मेरी बात आप सब लोग? हाँ, अगर कॉस्ट पे हम इसको दिखाएंगे हमारी बैलेंस शीट में तो क्या लगेगा इसके ऊपर? इंड AS 32 और 109 एप्लीकेबल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, है ना। ये फिर 9th वाला ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट आपका अदर देन इक्विटी वाला तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो दिस इन्वेस्टमेंट इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये आपकी फाइनेंशियल एसेट है। समझ गए आप सब लोग? इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो बताइए, आज इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हम लोगों ने किया, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, इसकी बची हुई चीजें भी हम लोग निपटा देंगे, चिंता ना कीजिए। इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट समझ में आया? तो यहां पर मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो यही है कि स्कोप से बाहर है प्राइमरीली, लेकिन ये जो बाहर किया है जिन्होंने, बिकॉज जो अदर स्टैंडर्ड हैं वही बोलते हैं कि जा भाई इंड AS 32 में भी चला जा सकता है, तो यू हैव टू टेक इररिवोकेबल ऑप्शन। पहले से ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है। अच्छा, दूसरी बात बताऊं मैं आपको कि 32 और 109 में सर ये ऑप्शन क्यों दिया गया? अब क्या है ना कि बिना लॉजिक के बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती है, तो इतनी सी बात आपको और शेयर कर देता हूं यहां पर कि ये मना क्यों किया गया, या फिर यहां पे ये ऑप्शन क्यों दिया गया हमको कि ये स्टैंडर्ड में रखना है या नहीं रखना। तो माय डियर फ्रेंड, कंसोलिडेशन जो है ना, कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो पूरे के पूरे ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज कर लेती है। यानी अगर आप कंसोलिडेशन कर रहे हो तो आप सेपरेट स्टेटमेंट्स में उसे कॉस्ट पे भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का। लेकिन यदि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे हैं बाई सम रीजन, अब सर ये कैसा रीजन हो सकता है कि मेरे पास में सब्सिडरी होते हुए भी मैं CFS नहीं बना रहा, ये सारे डाउट्स, सस्पेंस अपने पास एक बार क्या करो, दिमाग में आने ना दो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होगी जहां हमारे पास सर सब्सिडरी होगी, एसोसिएट्स भी होगी और जॉइंट वेंचर भी होगा, और हम कई बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा होता भी है क्या? बिल्कुल होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन वो कब होता है, कैसे होता है, इस सब चीजों की जानकारी हमको कंसोलिडेशन के चैप्टर में ही मिलेगी, अभी नहीं। समझ गए मेरी बात आप सब लोग? सो नाउ योर फर्स्ट पॉइंट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। अब देखिए, इनके अंदर जाकर कुछ भी पढ़ेंगे नहीं हम सब लोग, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज स्कोप के बाहर है। सेकंड आता है 116, नया स्टैंडर्ड जो लीज का बनकर आया है, अभी लीज अकाउंटिंग के ऊपर स्टैंडर्ड बनकर आया है। जब ये सारी चीजें आप पढ़ोगे ना तो आप लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से लगाव हो जाएगा। मतलब ये सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो इतनी सारी बातें बताता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल अकाउंटेंसी, जिसमें राम श्याम सोहन मोहन, डेबिट क्रेडिट, लेजर बन गया, जर्नल एंट्री हो गई, ट्रायल बैलेंस बन गया, बैलेंस शीट मैच होगी, खेल खत्म। अभी तो सर आप सब लोग इतना ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि थ्रू आउट द फर्स्ट क्लास हमने अभी तक हमारा पेन और कैलकुलेटर यूज नहीं लिया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इतने सारे कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ता है सर किसी क्वेश्चन तक जाने के लिए। जी हां,
यानी केवल क्वेश्चन सॉल्व करना जिम्मेदारी नहीं है, क्वेश्चन को सही एंगल से सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिकॉज इतना सारा नॉलेज लिए बिना हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, है ना। कोई सिंपल चीज ना ही रही है अभी, जैसे कि अपने इंटरमीडिएट में सीधा क्वेश्चन आया आंसर दे दिया, है ना। पुराने वाले अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन आया उसका आंसर दे दिया। देयर आर लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व्ड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड अबाउट दैट। अगर ऐसी चीजें हम ना करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी आगे हमको। तो ये समझ लीजिए, यू आर डूइंग अ वेरी वेरी फैंटास्टिक जॉब बाई स्टडिंग दिस स्टडी मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट, बिकॉज इसमें सारी चीजें कवर है। इसमें पूरा बेयर टेक्स्ट जो है वो कवर है। हालांकि बेयर टेक्स्ट के एग्जैक्ट फॉर्मेट में ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, लेकिन यदि स्टडी मटेरियल से हमने पढ़ा है ना तो हमारी कवरेज जो है वो बहुत शानदार हो चुकी है, राइट। तो अब यहां पर मैं आपको जैसे जैसे बस बताता हूं, आप उतनी उतनी बात मान के चलिए। यहां पे आप कोई भी अपना डाउट मत रेज कीजिएगा इस चीज के रिगार्डिंग कि सर हमको कंसोलिडेशन के अंदर ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। आने दो उस चैप्टर को सर, उधर इन सारी चीजों के डाउट्स को हम लोग एंटरटेन करेंगे। नाउ जस्ट स्टिक टू दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड विच इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 116 की बात करें तो सर लीज के जितने भी राइट्स ऑब्लिगेशंस होंगे, लीज के जितने भी राइट्स ऑब्लिगेशन होंगे लीज में ही जाने दो सर, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएंगे, राइट। क्योंकि लीज लायबिलिटी और लीज रिसीवेबल ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है। आप तो कह दोगे सर जिस चीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। लेने का कॉन्ट्रैक्ट तो रिसीवेबल, देने का कॉन्ट्रैक्ट तो लायबिलिटी, तो आप तो इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह दोगे। ना 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 ना, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, ये सेपरेटली इस चीज के ऊपर स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो इस चीज को 116 को डील करने दो सर, इंड AS 32 और 109 को मत बीच में लेकर आओ। ओके, बी पॉइंट है, सिर्फ इतना ध्यान रखो 116 लीज स्टैंडर्ड, लीज स्टैंडर्ड की लायबिलिटीज और रिसीवेबल आपको यहां पे उसको नहीं लेकर आना है, समझ गए ना। ठीक है, चलो बी पॉइंट हो गया। सी की बात करते हैं हम लोग। इंड AS 19 पुराने जमाने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये AS 15 हुआ करता था, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब ये हो गया है इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जहां पर अगेन आपके ऑब्लिगेशंस हैं अपने एम्प्लॉइज को कुछ देने के लिए, जैसे कि ग्रेचुटी देना है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना है, पेंशन का पेमेंट करना है। इन सब चीजों के लिए भी मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश एंड आई कैन नॉट अवॉइड इट। फिर भी ये चीज सर 32109 में नहीं है। अरे सर सिंपल बात है, जिन चीजों पर हमारे बोर्ड ने, किसने, कौन सा बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वही बनाया है ये सारे स्टैंडर्ड, है ना। इंस्टीट्यूट ने तो कॉपी पेस्ट किए हैं अभी। तो बोर्ड ने जिन चीजों पर फर्दर स्टैंडर्ड बना दिए हैं ना, उन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर 32109 नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। फिर डी की बात करें, ये है इंड AS 104, दिस इज नॉट इन आवर करिकुलम एट ऑल। डी के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, हमको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, बिकॉज यहां पर जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो स्टैंडर्ड है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और वैसे आपको एक बात बता दूं जानकारी के लिए, 104 जो है, इंड AS 104 जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टैंडर्ड, पहले था हमारे कोर्स में लेकिन अब नहीं है, इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया। 1-1.5 साल हो गए निकाले हुए। तो आप लोगों को क्या करना है, इस पे कोई भी चर्चा अभी नहीं करनी है। सो जस्ट मेक इट बस एज मच एज क्लियर कि ये सारी चीज हमको अभी नहीं पढ़नी। अदरवाइज इसको आप पढ़ोगे डी वाले पॉइंट को तो क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, सर ये क्या है, वो क्या है, राइट। तो 104 इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। सो लेट्स मेक इट वेरी मच क्लियर कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी लायबिलिटी हमारे इस स्टैंडर्ड में नहीं आएगी, करेक्ट। नाउ रिगार्डिंग सम बिजनेस कॉम्बिनेशन इश्यू, अर्स्टवाइल जिसे हम लोग अमालगमेशन कहते थे, अब वो हो चुका है बिजनेस कॉम्बिनेशन, नाम हो गया उसका बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसका है ये इंड AS 103। तो 103 से रिलेटेड कोई अगर चीजें हैं तो उसको 103 में रहने दो, राइट। उन सारी चीजों को हम इस स्टैंडर्ड में नहीं लेकर आएंगे, राइट। अब देखो सर ये है ना कि अब यहां पर ये सारे स्टैंडर्ड हम जानते ही नहीं है, 103, 19, ये सारी चीजें जो है जब तक इन्हें जानेंगे नहीं ना तब तक इनके ऊपर फर्म ग्रिप नहीं आती है। लेकिन एक बार स्कोप है, लिखा हुआ है अपने मटेरियल में, तो पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें आपकी तब क्लियर होगी जब ये रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स अपने अपनी जगह से हो जाएंगे, ठीक है ना। लोन कमिटमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लोन कमिटमेंट। लेकिन अब ये इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि इसको तो मैं यहां पे करा ही नहीं सकता, इसको मैं 109 के साथ में आपको डिस्क्राइब कराऊंगा। जब हम लोग इंड एस 109 पढ़ेंगे ना, उसमें ये लोन कमिटमेंट दोबारा आएगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग नहीं जानते सर लोन कमिटमेंट क्या है, तो इंड एस 109 इसके ऊपर हम लोग लगवा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बात है। फिर बाद में आता है सर 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। ये हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ना, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन केवल एम्प्लॉय के लिए था। अब इसका एक स्टैंडर्ड है, वहां पे कोई स्टैंडर्ड नहीं था, वहां पे गाइडेंस नोट हुआ करता था इंटरमीडिएट में, लेकिन अब इसका क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट यानी ऐसा कोई भी पेमेंट जो शेयर पे बेस्ड हो वो कहलाता है शेयर बेस्ड पेमेंट। और सर शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड इक्विटी, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये जितनी भी बातें करते हैं ना, ये 102 को डील करने दीजिए, उसमें 32 109 को बीच में मत घिस के लेकर आइएगा। फिर आता है इंड एस 37 जहां पे बात करेंगे हम लोग प्रोविजंस के रिगार्डिंग, प्रोविजन बनाने का। अर्स्ट वाइल हम सब लोगों ने AS 29 पढ़ा था, हमारा फेवरेट स्टैंडर्ड था सर, प्रोविजन बना देंगे, प्रोविजन बना देंगे, है ना। तो वैसे ही हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इंड एस नंबर 37 के अंदर जो आने वाले प्रोविजन हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो 37 को डील करने दो, उसमें 32 और 109 को मत लेके आना सर। और हमारा रेवेन्यू से रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड पुराने कोर्स में AS 9 हुआ करता था, अब वो क्या होगा हमारे लिए 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। इसके भी कुछ सर्टन ऑब्लिगेशंस और राइट्स आते हैं, तो ये राइट्स और ऑब्लिगेशन को हम लोग 115 के स्टैंडर्ड से ही काम करेंगे, इसमें 32 और 109 को शामिल नहीं करेंगे। और चीजें जो है वो क्रिस्टलाइज तब हो पाएगी जब ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हर स्टैंडर्ड में क्रॉस रेफरेंस होगा, यानी ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं जिसमें क्रॉस रेफरेंस ना हो। हम जब 115 पढ़ेंगे तो मैं आपको वापस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की याद दिलाऊंगा, हम जब 37 पढ़ेंगे तो वापस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की याद दिलाऊंगा। मतलब ये देख लीजिए ना, इतना इंटरकनेक्टेड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हर एक स्टैंडर्ड। इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड तो कोई है ही नहीं सर कि बिना किसी दूसरे स्टैंडर्ड की समझ से हम उसको सॉल्व कर सके। आपको ये मान लीजिए कि हर स्टैंडर्ड को इंटरकनेक्टेड मानते हुए चलना है, भूल कर नहीं चल सकते हम लोग। और मतलब इतने ज्यादा गाइडेंस हैं, पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत लिमिटेड हुआ करते थे सर, बहुत लिमिटेड ज्ञान देते थे। ये इतनी ज्यादा बातें बताते हैं, इतने ज्यादा केस को ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जहां पर हमको इनके केस को समझना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हम कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द स्कोप ऑफ दिस इंड एस 32। याद रखिएगा ये जितने भी मैंने येलो मार्क किए हैं, ये सारे स्टैंडर्ड इस स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं बनेंगे। कंसोलिडेशन का ये वाला बात मैंने आपको बताया जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। ओके, तो हम आते हैं पेज नंबर 12.23 के सब पॉइंट 1.7 पे, जिसका नाम है ओन यूज एग्जेम्पशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाई और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम्स। सर ये क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, इसका जिक्र तो हुआ नहीं है इस पूरे स्टैंडर्ड में, इसीलिए तो अभी इसको पढ़ना है ना अपने लोगों को। देखो भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम, ये क्या होता है? अच्छा, इसके लिए यदि मैं आपको कहूं, मान लीजिए गोल्ड, सबसे पहले तो ये बताओ गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? बोलो। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या? हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था इनके बारे में। बोलिए, गोल्ड कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या सिल्वर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या? द आंसर इज, सीधी बात है, अब तो एक्सपर्ट बन गए हो आप लोग, अब तो दुविधाएं नहीं होनी चाहिए। क्या आपका गोल्ड के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? अरे हे गोल्ड, हे सिल्वर, तुम मुझे इतना पैसा दोगे, सॉरी तुम मुझे इतना पैसा दोगे इस पर्टिकुलर डेट को, तो क्या वो गोल्ड आपको पैसा दे देगा? डू यू हैव एनी राइट टू ऑब्टेन कैश फ्रॉम द गोल्ड? हाँ, कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका गोल्ड के साथ में, सिल्वर के साथ में? नहीं।
हाँ सर, गोल्ड को बेच के कैश लेके आ सकते हैं। तो सर बेच के कैश तो हर चीज को लेके आ सकते हैं, इसलिए तो फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। नहीं होंगे ये आपके नॉन फाइनेंशियल आइटम कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? नॉन फाइनेंशियल आइटम कहलाते हैं। स्टॉक क्या है? स्टॉक, इन्वेंट्रीज आपका नॉन फाइनेंशियल आइटम है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है? दिस इज ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल आइटम। ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब ये जितने भी नॉन फाइनेंशियल आइटम आप लोगों ने देखे ना यहां पर, इन सारे नॉन फाइनेंशियल आइटम का किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए आप। इन नॉन फाइनेंशियल आइटम को मेरे को बाई करने का मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, या मैंने इन नॉन फाइनेंशियल आइटम को सेल करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट तो नॉन फाइनेंशियल आइटम है। बाई करना और सेल करने का जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा या नहीं? ये बात समझनी हमको बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये सब कुछ नॉन फाइनेंशियल आइटम है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल आइटम को बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट, देखिए बहुत अंतर होता है। बाई करने के बाद में जो लायबिलिटी आती है और बाई करने के पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा बिल्कुल भी। किससे? लेट से कि आपने बाई कर लिया यहां पर कोई पर्टिकुलर चीज, सुनिएगा जरा। जैसे आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यहां पे परचेज कर लिया, तो एंट्री करी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट टू वेंडर। अब इस वेंडर को आपको पैसा देना है, तो सर ये वेंडर तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है आपकी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक आपका नॉन फाइनेंशियल आइटम है। तो सर परचेज करने के बाद तो हर चीज फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, लेकिन परचेज करने के बाद की बात नहीं हो रही है। मैं बात कहां की कर रहा हूं, समझ रहे हो क्या? मैं बात कर रहा हूं सर इस जोन की। यहां पर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। क्या कर रखा है? आपने परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है परचेज का हो, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है सेल का हो। मैंने अभी किया नहीं है परचेज सेल, कॉन्ट्रैक्ट किया है। दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कोई डेरिवेटिव टाइप हो सकता है। समझ रहे हो ना? अभी सिर्फ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, किस चीज का? टू बाई और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम। और इसमें एक चीज है जिसका नाम है ओन यूज एग्जेम्पशन। जिसका नाम क्या है? ओन यूज एग्जेम्पशन। तो हम इन चीजों पर आज चर्चा करेंगे। देखते हैं सर कि ये बाई और सेल करने के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या निकलते हैं और ओन यूज एग्जेम्पशन का मतलब यहां पे क्या होता है। ठीक है, तो ये जो अपने कॉन्ट्रैक्ट टू बाई नॉन फाइनेंशियल आइटम है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे या नहीं होंगे? तो देखो सिंपल सी बात है। यदि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो आप खुद सोचना कि मान लीजिए मिस्टर राम जो है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। किस बात का? कॉन्ट्रैक्ट टू बाई गोल्ड। कॉन्ट्रैक्ट टू बाई गोल्ड, ये है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो ये तो डेरिवेटिव है, क्योंकि आपने हमें एक बार बताया था कि डेरिवेटिव में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं। हाँ बताया था। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए मिस्टर राम ने कॉन्ट्रैक्ट टू बाई गोल्ड किया, क्योंकि इसको पता है राम को कि भविष्य में गोल्ड की कीमत बढ़ सकती है ना? गोल्ड की कीमत बढ़ सकती है। तो मिस्टर राम ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाई गोल्ड एट अ स्पेसिफाइड डेट
और फॉर अ स्पेसिफाइड कंसिडरेशन। आज ही मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं आने वाले इस समय पर इतना इतना गोल्ड जो है वो मैं परचेज करूंगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आप सब लोग। इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं गोल्ड को 40,000 पे खरीदूंगा, 40,000 रुपीज पर तोला, यानी पर 10 ग्राम। कैसी बातें कर रहे हो सर, गोल्ड तो 55,000 के आसपास पहुंच गया है, 40,000 में ही खरीद लोगे? ऐसा मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। देखो रियलिटी के साथ में इन सब चीजों को ना कनेक्ट करो। रियलिटी के अंदर तो भी बहुत कुछ हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग इज अनस्टेबल। मान लीजिए अब जो रियल इसका प्राइस है वो उस दिन 55,000 हुआ, ओके, 55,000 पर तोला, ओके, 55,000 पर 10 ग्राम। एक तोले में 10 ग्राम आता है ना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया। बहुत ध्यान से समझना आप सब लोग, बहुत ध्यान से समझना। एक बात बताओ, मिस्टर राम जो है ये नॉन फाइनेंशियल आइटम को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। और वैसे एक बात बताओ, गोल्ड लोग खरीद कर स्टोर ही करते हैं, पहनता कोई नहीं है। मतलब इतने ज्यादा लोगों को मतलब एक्सेसिव दिखाने का कोई शौक नहीं रहता है। हाँ, गोल्ड खरीदते हैं, एक सिंपल चेन पहन ली, अंगूठी पहन ली, यहां तक तो समझ में आता है सर। अब ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड लाद के ही बैठ जाएंगे। तो गोल्ड जो है वो माइट भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के काम ले रहे हो आप, या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हो। इस प्रकार के इंटेंशन आपके हो सकते हैं, है ना, इस प्रकार के आपके इंटेंशन हो सकते हैं। अब देखो मैं मिस्टर राम का एग्जांपल लूंगा तो आप बुरा मान जाओगे, बोलोगे सर मिस्टर राम पे इंडेक्स थोड़ी ना लगते हैं, तो मिस्टर राम लिमिटेड कर देते हैं सर। अब तो लग जाएंगे, मिस्टर राम लिमिटेड कर देते हैं, राम लिमिटेड के ऊपर लगते हैं अब इंडेक्स। चलिए अब सोचिए मेरी बात को बहुत ध्यान से कि मैंने ये जो 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे मेरा इंटेंशन क्या होगा। जनरली गोल्ड के अंदर मैं प्रॉफिट कमाने की सोच रहा हूं, जहां पे मैं क्या करूंगा, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मैं क्या करूंगा, 40,000 में गोल्ड खरीदूंगा और उसको 55 में बेच दूंगा। चलिए, मैंने डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिलीवरी का है सर। डिलीवरी लूंगा मैं गोल्ड की, है ना, बाकायदा मैं बिल्कुल खरीदूंगा एंड बाद में मैं उसको क्या करूंगा सर, 40,000 के गोल्ड को मैं वापस बेच दूंगा। तो मेरा काम क्या हुआ, देखो सर यहां पे मैंने तो प्रॉफिट कमा लिया 15,000 रुपीज का। ये तो मेरा 15,000 का गेन है। क्या ये गोल्ड मैंने ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए खरीदा? क्या ये गोल्ड मैंने ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए खरीदा? नहीं, नहीं सर, मैंने तो इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बहाने इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कमाने की सोची है। मेरा इंटेंशन ऐसा ही है ना, मैंने इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कमा लिया, मैंने इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कमा लिया है। आई होप यू आर गेटिंग इट अच्छी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है ना सर। अच्छा, एक बात और बताता हूं, जैसे वही मान लीजिए, मान लो राम लिमिटेड है ना, मान लीजिए ये राम लिमिटेड है, तो राम लिमिटेड की एक फैक्ट्री है ना, और ये जो फैक्ट्री जहां पे है उस आसपास के एरिया में जितने भी फैक्ट्री वाले हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको पता हो तो कुछ कुछ फैक्ट्रीज कैप्टिव कंजम्पशन करती है। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है कि खुद की जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी खुद ही की फैक्ट्री में यूज हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये फर्नेंस होती है बहुत बड़ी सारी। रियल एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं। ये मान लीजिए ये फर्नेंस है, ठीक है ना, इसके अंदर लगती है सब जबरदस्त टेम्परेचर वाली आग, इसमें आग लगती है ना, बहुत भयंकर तापमान होता है इसका, और इसमें मेटल्स को क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड बना देते हैं। लोहा पिघला दिया, है ना, जो भी तांबा पिघला दिया, बहुत सारी चीजें हो सकती है।
तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, मैं खुद एक बार गया था फैक्ट्री विजिट के ऊपर और मैंने ये सारी चीजें देखी थी। तो वहां पर हुआ ये था कि जब मैं फैक्ट्री में गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी, हम लोग ऑडिट करने गए थे वहां पर, और ये बात आपको बताता हूं कि ये बात है ओबीसी बैंक की, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट चल रही थी उस समय। सन 2013 की बात है, लास्ट क्वार्टर की बात है, लास्ट क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, मतलब लास्ट क्वार्टर नहीं कहें इसको तो सेकेंड लास्ट क्वार्टर कहूंगा अगर कैलेंडर ईयर वाइज बात करें। तो वी वर ऑडिटिंग द लिमिटेड रिव्यू ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। उस समय ये हुआ था कि 2013 का जो लास्ट कैलेंडर ईयर वाइज जो लास्ट क्वार्टर था, दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन मंथ में हम लोग ओबीसी बैंक का लिमिटेड रिव्यू जो है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर होने के नाते हम लोग गए थे यहां पर। तो इनका एक क्लाइंट था, जिनके क्लाइंट की जो एडवांसेस की जो फाइल थी वो स्क्रूटनी में आ गई थी। स्क्रूटनी का मतलब उस पर शक हो गया था कि भाई ये क्लाइंट पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैंक के दिए गए लोन का ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो क्लाइंट जो था वो बोला कि सर देखो आप चिंता मत करो, हमने हर पैसे को, हर फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है जैसा कि सैंक्शन लेटर में कहा गया था, राइट। और यदि आपको शक होता है हमारे कंपनी पर तो आप हमारी साइट विजिट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारी पूरी टीम को इनवाइट किया गया साइट विजिट के रिगार्डिंग कि आप साइट विजिट कर लीजिए, साइट पे आ जाइए। तो हम लोग गए थे साइट के ऊपर, और साइट पे जब हम गए तो मैंने देखा बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। ये बात है रायपुर की, छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूं। रायपुर में ये एक फैक्ट्री थी और वहां पर ये सारी बातें मैंने पता लगाई कि बेसिकली ये जिद्दो फैक्ट्री जो है ना, ये जहां पर ये हीट, एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, ये लोग इस हीट को कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिसिटी में, इस हीट को ये लोग कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी होती है ये क्या होती है? यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी होती है, जहां पर ये फैक्ट्रीज इसको भट्टी कहते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में फर्नेस कहते हैं। तो इसमें बहुत भयंकर टेम्परेचर हो जाता है, इस टेम्परेचर से वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, है ना। इस टेम्परेचर से वो लोग क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को वो लोग कैप्टिव कंज्यूम कर लेते हैं, कैप्टिव कंजम्पशन, कैप्टिव कंजम्पशन। और ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ओन यूज एग्जम्पशन के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मैनुअल में, आप तो स्टडी मटेरियल पढ़ते हो, ये सारी चीजें मैं कहां से पढ़ता हूं? मुझे तो मैनुअल पढ़ने पड़ते हैं, बिकॉज मुझे आपको पढ़ाना है ना। तो मुझे पढ़ाना है तो मुझे रिसर्च तो करनी पड़ती है ना, बिना रिसर्च के थोड़ी ना पढ़ाया जा सकता है। तो वहां पर जब मैं ये बातें पढ़ रहा था तो आई कुड रिकनेक्ट माई दिस विजिट फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्ट्री। तो वो बात आपके साथ शेयर करता हूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैप्टिवली कंज्यूम कर लेते हैं ये लोग। मतलब इनकी फैक्ट्री में जितनी बिजली की दरकार है वो सारी बिजली ये लोग अपनी भट्टियां जला जला के ही बिजली बना लेते हैं। और पता है इनके पास में फिर भी ओवर कैपेसिटी रहती है कि फैक्ट्री के अंदर कितनी ही बिजली जलाएंगे सर, सारी फैक्ट्री की बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में भी इनके पास में इतनी एनर्जी है कि ये लोग एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर क्या हुआ ये कि जब इलेक्ट्रिसिटी का कैप्टिव कंजम्पशन हो सकता है तो वहां के एक इंजीनियर थे, साइट इंजीनियर जो थे, उनको मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला सर आपके पास जब सरप्लस कैपेसिटी है, आपके पास जब सरप्लस कैपेसिटी है तो बियॉन्ड फैक्ट्री रिक्वायरमेंट वाली इलेक्ट्रिसिटी का आप क्या करते हो? क्योंकि उस समय एक बात कभी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जितना होता है प्रोडक्शन उतना ही किया जाता है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसे स्टोर नहीं किया जा सकता,
अब ये बात मुझे कैसे पता चली? बिकॉज जिस फर्म में मैं काम करता था उस फर्म के पास में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ऑडिट थी। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल था उसकी ऑडिट थी, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर करके बिजली की कुछ 2-4 चीजों के बारे में पता चला। ज्यादा तो नहीं जानता मैं, क्योंकि वो टेक्निकल बातें होती है, ट्रांसफॉर्मर, पता नहीं अलग अलग उनके टेक्निकल नाम होते हैं, लेकिन इतना जरूर नॉलेज हुआ वहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी को हम उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना उसका कंजम्पशन हो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज में स्टोर नहीं हो सकती है। आप देखोगे ना, रियल मायने में भी देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टोर नहीं की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही उतनी होती है जितना उसका क्या होता है, कंजम्पशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि सर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं होती और आपने ऐसा कहा कि ये इलेक्ट्रिसिटी आप कैप्टिवली कंज्यूम करते हो, और फिर आप कहते हो कि सर हमारे पास तो बिजली की इतनी ज्यादा खपत ही नहीं है, तो सर बची हुई बिजली का क्या करते हो? वो बोलते हैं हम सेल कर देते हैं उसको। हम जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, हम जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है इसे हम कर देते हैं सेल, बेच देते हैं हम इसको। किसको? बाजू वाली फैक्ट्री को, उसके बाजू वाली फैक्ट्री को, हमारे आसपास के पड़ोसियों को, है ना, कि भाई उनको चाहिए बिजली तो ले लो हमारे यहां से, क्योंकि हमारी इस प्रकार की फैक्ट्री है जहां बिजली भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब ये सारे एग्जाम्पल का कनेक्शन सर ओन यूज एग्जेम्पशन में आप कैसे बैठा रहे हो वो समझाओ। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मैनुअल में कम से कम भी 8 से 10 यही क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग ओन यूज एग्जेम्पशन। तो उसमें क्या हुआ था कि ऐसा बताया गया था कि एक कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए वही राम लिमिटेड है, उसने एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया। रिगार्डिंग व्हाट? टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, है ना। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट मतलब यूनिट्स को, है ना, इतने यूनिट्स तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के परचेज करूंगा ही करूंगा, है ना। तो अब यहां पर राम लिमिटेड ने ये जो फॉरवर्ड परचेज किया है, फॉरवर्ड परचेज किया है कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी दूसरे एंटिटी के साथ में, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या परचेज करेगा वो? सर यूनिट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को यूनिट्स के अंदर जो मेजर किया जाता है ना। तो ये राम लिमिटेड ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए था? ऑब्वियस सी बात है, ये राम लिमिटेड के खुद की फैक्ट्री के ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए है। किसके लिए है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है? ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए है। ओन यूज रिक्वायरमेंट यानी खुद की जरूरत को पूरा करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। यानी यहां पर मैं ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं सर? जिस महीने में मुझे बिजली की जरूरत पड़ेगी उसी महीने में परचेज कर लूंगा। अरे भाई, आपको बिजली के बिल की, यूनिट की भी चिंता है, कल को आगे दाम बढ़ा दिया तो इसलिए मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो आप कहीं को ऐसा ना कह दो कि ये तो सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो डेरिवेटिव है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो सर डेरिवेटिव है इसलिए ये तो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में आ जाएगा। नहीं, ये फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा डेरिवेटिव होने के बाद में भी, क्योंकि ये है ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करना एक नॉन फाइनेंशियल आइटम को परचेज करने के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स इज नॉट अ फाइनेंशियल आइटम। हाँ, किसी भी डेफिनेशन में फिट बैठता है क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इज अ फाइनेंशियल एसेट? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। तो आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे यहां पर? हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक डेरिवेटिव मैंने दिखाया आपको जो है ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए। ऊपर वाला डेरिवेटिव जो मैंने आपको यहां पे बताया था, ये क्या था सर? ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए नहीं था। तो अब यहां पे जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो करने लग गए प्लानिंग। यहां पे आपके जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो प्लानिंग करने लग गए कि सर यहां पर ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का गलत फायदा भी उठाने लग गए। कुछ लोग ओन यूज रिक्वायरमेंट को वायोलेट करने लग गए। स्टैंडर्ड बोर्ड जो है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, वो पर्टिकुलर सब लोगों का उसने रास्ता साफ कर दिया। बोले प्लानिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। इस तरीके के प्रोविजन लिखेंगे हम लोग इंड AS 32 में, इस तरीके के प्रोविजन लिखे जाएंगे इंड AS 32 के अंदर कि यहां पर कोई व्यक्ति प्लानिंग नहीं कर सकता है।
तो प्राइमरीली ये डिस्कशन बेस्ड है, ये बैकग्राउंड मैंने आपके सामने रखा है, और ये डिस्कशन जो बेस्ड है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये डिस्कशन बेस्ड है कि ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो बाय और सेल का, तो क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, और ओन यूज रिक्वायरमेंट की एग्जम्पशन आपको कब मिल पाएगी। और मान लीजिए यहां पर आप सट्टा खेलते हैं, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, सट्टा खेलते हैं। लेट्स से कि वीट कमोडिटी की बात करते हैं, वीट है ना, राइस, ज्वार, बाजरा है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, मान लीजिए ये है। और मेरी एक कंपनी है जिस कंपनी का मोटर व्हीकल का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मोटर व्हीकल्स का बिजनेस है। मेरी कंपनी है जिसका मोटर व्हीकल का बिजनेस है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया किस चीज को खरीदने के लिए? वीट और राइस को खरीदने के लिए। फिर मेरा काम क्या है? मोटर व्हीकल का बिजनेस है ना। मैं मोटर व्हीकल का पार्ट्स यूज करूं, कोई रॉ मटेरियल खरीदूं, है ना, कोई स्ट्रक्चर खरीदूं, कोई पेंट वगैरह खरीदूं, तो समझ में आता है। अरे मैं तो हूं मोटर व्हीकल कंपनी का व्यक्ति और मैंने फॉरवर्ड परचेज किया वीट और राइस के। वीट और राइस को मैंने फॉरवर्ड परचेज किया। मैं डिलीवरी भी लूंगा। मैं क्या करूंगा? डिलीवरी भी लूंगा। ठीक है, तो बताइए ये कभी ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है क्या? अरे कंपनी क्या भूख मर रही है क्या जो उसको वीट और राइस लेने की जरूरत पड़ रही है? हाँ, देखिए ऐसी चीजों में प्लानिंग करने लग गए लोग। यानी मेरा धंधा ही नहीं है ये सब वीट और राइस खरीदने का, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? लेट्स से मैंने एक फॉरवर्ड परचेज किया, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया, और पता है मैं फॉरवर्ड परचेज करूंगा लेट्स से एक्स अमाउंट पे। ठीक है ना, वीट का क्या प्राइस होता है? 50 रुपया मान लो। ठीक है ना, पर क्वांटिटी। अब पता नहीं क्या क्वांटिटी है, मुझे ध्यान भी नहीं है। फॉरवर्ड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं। फॉरवर्ड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हमने किया वीट और राइस के रिगार्डिंग, वीट और राइस पर क्वांटिटी के रिगार्डिंग 50 रुपीज में। मान लीजिए उस दिन वैल्यू कितनी हो गई? 60 रुपीज। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैसे किया है? नॉन डिलीवरी वाला किया है। कौन सा किया है? नॉन डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है। नॉन डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट किया है। डिलीवरी नहीं लूंगा मैं। क्या करूंगा उस दिन ये होगा 60 रुपीज मेरा सेल होगा और 50 रुपीज मेरा परचेज होगा। पता है जिससे भी मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, मैं उससे क्या करूंगा? 10 रुपए ले लूंगा। ला भाई 10 रुपए निकाल, तू बेसिकली इस शर्त में हार चुका है। मैं उसको क्या कहूंगा? 10 रुपए निकाल। तो ये तो आपने डेरिवेटिव टूल बना लिया। अरे डेरिवेटिव का मतलब क्या है? सट्टेबाजी करना। ये इस डेरिवेटिव का यूज आप अपनी यूजेस रिक्वायरमेंट के लिए ना करते हुए आप किसके लिए इसका यूज कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। जहां पे आप क्या कर रहे हो? इस चीज को नेट सेटल कर रहे हो। इस चीज को आप क्या कर रहे हो? नेट सेटल कर रहे हो। समझ रहे हो क्या मेरी बात आप सब लोग? हाँ जी, नेट सेटलमेंट का मतलब समझे। यहां पे मेरा डिलीवरी लेने का कोई इंटेंशन नहीं है। और दूसरी बात, मैं तो मोटर व्हीकल की कंपनी, मेरा क्या काम? वीट और राइस को खरीदने का। हाँ, तो यहां पर बस वही बात है। अब वीट राइस तो सर एक नॉन फाइनेंशियल आइटम है। वीट और राइस एक नॉन फाइनेंशियल आइटम है। अगर मैं आपको पहले ही बता देता कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, तो सर ये सारे केस बनते ही कैसे? सो नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन सी चीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगी और कौन सी चीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगी। ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। वीट राइस तो नॉन फाइनेंशियल आइटम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टू बाई वीट और राइस यहां पर आप लोगों ने एक छेड़छाड़ कर दी। और वो छेड़छाड़ सिर्फ यही है कि यहां पर आप सब डेरिवेटिव्स में गेम प्ले कर रहे हो। उसकी वैल्यू चेंज के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा आपके, वो उस जगह पर आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ने पकड़ ली। बोला जहां जहां पे तुम ऐसे इस प्रकार के मंसूबे रखोगे अपने दिमाग में, तो उन सब चीजों को हम पकड़ पकड़ के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई करा देंगे। और यदि आप जेन्युइनली अपनी ओन यूज रिक्वायरमेंट के लिए खरीद रहे हो, है ना, अगर आपकी कंपनी ही वीट राइस सेल करने वाली है, तब अगर आप स्टॉक के लिए फॉरवर्ड परचेज वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो वो नॉन फाइनेंशियल आइटम है। तो सर कैसे पता चलेगा कि कब क्या है कब क्या नहीं है? आई होप इतने सारे एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट के क्रक्स को तो मतलब आपको पता लग गया होगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं क्या नहीं। राइट, यहां पे बहुत सारी बातें लिखी हुई है 1.7 टॉपिक पे। ये बातों को मैं आपको ना बताते हुए पहले मैं आपको
कुछ चीजें शेयर करूंगा और वो ये है, देखिए, माइंड मैप ओन यूज के रिगार्डिंग और कॉन्ट्रैक्ट टू बाई नॉन फाइनेंशियल आइटम के रिगार्डिंग ये माइंड मैप मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। कुछ बातें आप लोगों के लिए तैयार की है जिससे हम लोग अपने दिमाग में उस चीजों को इनपुट दें और दिमाग अपने को आंसर दे पाए कि हाँ जी ये अपना नॉन फाइनेंशियल आइटम होगा या नहीं होगा, या फिर अगर ये होगा तो क्या ये अपना इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर कवर है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन की स्टाइल क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो देखो यहां पर है हमारे पास सर ये नॉन फाइनेंशियल आइटम। नॉन फाइनेंशियल आइटम का मतलब स्टॉक, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बहुत सारे हो गए हमारे नॉन फाइनेंशियल आइटम। और नॉन फाइनेंशियल आइटम का जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल किया है, यहां पे मुझे लिखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल, कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम। अगर मेरा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें एनएसओ है, सर एनएसओ का मतलब क्या होता है? एनएसओ का मतलब होता है नेट सेटलमेंट ऑप्शन। एनएसओ स्टैंड्स फॉर नेट सेटलमेंट ऑप्शन। ठीक है ना, नेट सेटलमेंट ऑप्शन कहते हैं इसको। और ये जो नेट सेटलमेंट ऑप्शन है, ये नेट सेटलमेंट ऑप्शन का मतलब हुआ है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आप बिना फिजिकल डिलीवरी लिए हुए नेट सेटल कर सकते हो। तो सर सीधी बात है, यदि उसमें नेट सेटलमेंट ऑप्शन नहीं है, उसमें नेट सेटलमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप नेट में सेटल नहीं कर सकते, मतलब डिलीवरी लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? डिलीवरी लेनी पड़ेगी। जैसे अपने वाले इस एग्जाम्पल में मान लीजिए एक सेकंड कहां गया वो, ये रहा। इस व्हीट राइस वाले एग्जाम्पल में मान लो मैंने 10,000 किलोग्राम व्हीट खरीदने की कोशिश करी, और 10,000 किलोग्राम व्हीट जब मैं खरीदूंगा तो ये मेरा नॉन डिलीवरी वाला नहीं बल्कि डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो बताओ मेरी दिक्कत हो जाएगी, मैं 10,000 किलो गेहूं को रखूंगा कहां पर? समझ रहे हो क्या मेरी बात? इसलिए जिन लोगों को डिलीवरी लेनी होगी ना, उनके पास में उनको स्टोर करने की भी व्यवस्था होगी, और जिनको डिलीवरी लेनी ही नहीं है वो सिर्फ वैल्यू में प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे। समझ रहे हो क्या मेरी बात आप सब लोग? तो यहां पर देखिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम, कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम जिसमें नेट सेटलमेंट ऑप्शन है, जिसमें क्या है? नेट सेटलमेंट ऑप्शन है, वहीं पे तो सर ये सब कारीगरी हम लोग कर सकते हैं। अरे जो कॉन्ट्रैक्ट हमको नेट सेटलमेंट ऑप्शन देता ही नहीं है वो कभी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। दैट वॉन्ट बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन एनी केस। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बताओ? जिस कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन ही नहीं है वो क्या होगा? आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा ही नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा ही नहीं। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू एक्वायर और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम हैविंग नो नेट सेटलमेंट ऑप्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एनीमोर। वो कभी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। आई होप ये बात जो है वो आपको क्लियर दिमाग में गई है कि नहीं है? हाँ जी। अब देखो रियल रिस्पॉन्स तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वर्चुअल क्लास है, लेकिन मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि आपके ये समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो जिसमें नेट सेटलमेंट नहीं है तो मुझे को फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अब बताओ मैं 10,000 किलोग्राम गेहूं की फिजिकल डिलीवरी लेकर उसको रखूंगा कहां पे? फिर बाद में उसको बेचूंगा कहां पे? है ना? तो जहां पर नेट सेटलमेंट ऑप्शन है ही नहीं
वो चीज कभी भी सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम है। ये कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल क्या है? नॉन फाइनेंशियल आइटम। तो नॉन फाइनेंशियल आइटम को बाई करने के कॉन्ट्रैक्ट भी नॉन फाइनेंशियल आइटम ही होंगे। इस वाले एरिया का तो काम खत्म हुआ, ये वाला एरिया तो हमारा डन हुआ। सिंपल सा था, इसको स्कोप से कर दिया बाहर, भैया ये अपना नॉन फाइनेंशियल आइटम है, इस पे काम नहीं होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो अब आते हैं नेट सेटलमेंट ऑप्शन। तो क्या सर नेट सेटलमेंट ऑप्शन वाले अपने क्या बन जाएंगे? नेट सेटलमेंट ऑप्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है, नेट सेटलमेंट ऑप्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्या वो फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे? नहीं। यहां पर आप सब लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, राइट? अब आपको यहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि क्या क्या बातें समझें, राइट? तो सुनो, सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट जिसमें नेट सेटलमेंट ऑप्शन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जिसमें नेट सेटलमेंट ऑप्शन है या कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफाई करता है नेट सेटलमेंट ऑप्शन, एक ये सिचुएशन बनेगी। दूसरी सिचुएशन ये बनेगी कि एंटिटी हैज ए हिस्ट्री ऑफ नेट सेटलमेंट। एंटिटी का हिस्ट्री यही है, बार बार एंटिटी गोल्ड खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, और उसको खरीदता नहीं है एक्चुअल में, उसको नेट सेटल कर देता है बाजार के भाव से, उसको क्या कर देता है? नेट सेटलमेंट। इसका मतलब डिलीवरी लेने का कोई इंटेंशन नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये हुई। तीसरी कि नॉन फाइनेंशियल आइटम जो है ना, वो रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश है, रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश। जैसे कि गोल्ड की मैंने डिलीवरी ले भी ली और तो मैं उसको हाथों हाथ क्या कर सकता हूं? बेच सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली सेम वही प्राइस के ऊपर। उस चीज को कहते हैं कि ऐसा नॉन फाइनेंशियल आइटम जो क्या है? रेडिली कन्वर्टेबल इन कैश है। फिर लास्ट की बात करते हैं तो ये कहता है एंटिटी परचेज और सेल्स नॉन फाइनेंशियल आइटम साइमल्टेनियसली। 4 चीजें हैं सर, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इन 4 पॉसिबिलिटीज में मैं आपके आंसर्स एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां पर आपका आंसर क्या होगा। आंसर आपको यह देना है कि सर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा या नहीं होगा। यहां के इस बॉक्स में आपको आंसर ये देना है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा या नहीं होगा। इस सेशन को पॉज कर आप खुद इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि इनके आंसर्स मैं आपको इस सेशन में नहीं बल्कि नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। पहले आप खुद इनको ढूंढने की कोशिश करो, राइट? पहले आप इनको खुद ढूंढने की कोशिश करो कि ये सारी चीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, और सोचो कि वेरियस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सिनेरियो क्या हो सकते हैं, मतलब इनमें क्या क्या हो सकता है, इनके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे। ठीक है ना? और एक होमवर्क और देता हूं मैं आपको, ये जितना भी है ना, ये जितना भी आप पैराग्राफ अभी देख रहे हो, ये वाला, इसको आप रीड करना पूरे को, शायद आपको अपना आंसर मिल जाए, राइट? इस पूरे पैराग्राफ को आप रीड कर लेना यहां तक। ये एग्जाम्पल बाद में करेंगे हम लोग, साथ में कर लेंगे एग्जाम्पल। यहां तक आप रीड कर लेना, यहां तक आप रीड कर लेना, राइट? और रीड करने के बाद में हमारा नेक्स्ट सेशन प्ले करके देखना, है ना? उसके पहले बिना मतलब आप नेक्स्ट सेशन में नहीं जाएंगे, राइट? अगर आपके पास में नेक्स्ट सेशन अवेलेबल है तो आप नेक्स्ट सेशन तभी देखेंगे जब आपका ये पूरा पढ़ के हो गया होगा। और ये खासकर ये बात, ये वाली बात है ना, यहां पर आपको अपने आप आंसर सोचने हैं। जैसे आप इन पे थिंकिंग डेवलप करेंगे तो आपका दिमाग स्ट्रेस आउट होगा, आपका दिमाग सोचने की कुछ कोशिश करेगा, इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेगा, एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इनके आंसर्स पता लगाएंगे कि सर इनका क्या होना चाहिए। ठीक है? तो आई होप आपका सेशन जो है आज का काफी टेक्निकल रहा है मेरे हिसाब से तो, और मैंने उसको पूरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।